जो पैसिव डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हम उस इक्वेशन से भी ये चीज देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्रो चैनल। हमारे फार्मेसी इंडिया प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस पूरे जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें कि हम हर एक टॉपिक और सब टॉपिक में से एमसीक्यूज, अच्छे अच्छे एमसीक्यूज को कलेक्ट करके आप तक लेकर आ रहे हैं ताकि आपको हम बेटर अंडरस्टैंडिंग करा सके किसी भी टॉपिक का और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ सके एमसीक्यूज सॉल्व करने का। जाहिर सी बात है, टॉपिक तो सब कोई पढ़ता है, लेकिन एमसीक्यूज सॉल्व करना सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि एमसीक्यूज ही तो यहीं पे तो हमारा सारा खेल रहता है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक एब्जॉर्प्शन। उसके 20 एमसीक्यूज है, ठीक है हमारे पास। सब्जेक्ट शुरू करने से या लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ जनरल बातें जान लेते हैं। जैसे कि अगर आपने फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को अभी तक विजिट नहीं किया है तो आप विजिट कर सकते हो फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को, जो कि आपको हमारे प्ले स्टोर से मिल जाएगा, या फिर आप यहां पे दिए गए लिंक पे क्लिक कर दो, आप फटाफट फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पे पहुंच जाओगे। वहां पे कई सारे टेस्ट सीरीज, कई सारे कोर्सेज और कई सारी अदर इंफॉर्मेशन है जो आपके प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगी, और हो सकता है कि आपको इस बारे में अभी तक ज्ञान ना हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फार्मेसी इंडिया का ना खुद का वेबसाइट है, दैट इज जिसका लिंक है pharmacyindia.co.in। यहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट, क्विज, डेली जॉब अपडेट, प्रीवियस ईयर पेपर, करंट अफेयर्स, सब्जेक्टिव ब्लॉक्स, कॉलेज डिटेल्स जैसे इंफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर का जो पीपीटी पीडीएफ होगा आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया गया है, या फिर आप यहाँ पे व्हाट्सएप जहां पे लिखा है यहाँ पे क्लिक करोगे, आप फटाफट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे। फार्मेसी इंडिया के पास बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं, अलग अलग चैनल्स जैसे कि फार्मेसी इंडिया, सिर्फ फार्मेसी इंडिया अगर आप देखोगे ये हमारा मेन चैनल है, जिसमें कि आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। 200,000 सब्सक्राइबर, 200 के सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रिपरेशन कराते हैं फॉर ऑल फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सिमिलरली फार्मेसी इंडिया प्लस चैनल, यहां पे भी हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स हैं, 100 के प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। ये सेमेस्टर एग्जाम और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम इस चैनल पे करा रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा फार्मेसी इंडिया जॉब, यहां पे हम आपको जॉब्स की प्रिपरेशन करा रहे होते हैं। चलो मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, आज के जो 20 क्वेश्चन है एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रेट लिमिटिंग स्टेप for absorption of a weakly acidic poorly soluble drug in intestine। अब क्योंकि यहां पे बोला है कि weakly acidic drug है, poorly soluble पे फिर भी हम उतना ध्यान नहीं देंगे, यहां पे weakly acidic बोल दिया है, intestine बोल दिया है। अब बेटा intestine आपको पता है alkaline नेचर का होता है। अब यहां पे जब weakly acidic आएगा वो क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे डिसोल्यूशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, राइट। डिसोल्यूशन में प्रॉब्लम आएगी, इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा, क्योंकि आयनाइज्ड ड्रग जो है वो हमारा बेसिक सी बात है, आयनाइज्ड ड्रग का परमिएशन नहीं होगा। यहाँ पे डिसोल्यूशन में प्रॉब्लम आई है इन इंटेस्टाइनल फ्लूइड। डिसोल्यूशन इन इंटेस्टाइनल फ्लूइड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन लिखा है फॉर पुअरली सॉल्युबल ड्रग, अगर कोई ड्रग पुअरली सॉल्युबल है तो डिसोल्यूशन प्रोसीड्स एब्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन प्रोसीड्स एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब अगर हमारा ड्रग जो है वो वीकली एसिडिक है और हमने उसको बेसिक पीएच दे दिया है, तो जाहिर सी बात है कि वो आयनाइज हो जाएगा। एसिड जो है वो बेसिक कंडीशन में आयनाइज हो जाता है। अगर वो बेसिक कंडीशन में आयनाइज हो गया है तो ये हाइड्रोफिलिक नेचर का है। अब हाइड्रोफिलिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कितना कम होता है ये क्या मुझे बताने की जरूरत है क्या? नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच फैक्टर इनवर्सली अफेक्ट्स द रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन? पैसिव डिफ्यूजन, इनमें से कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इनवर्सली अफेक्ट करेगा? आपको पता है कि अगर
पैसिव डिफ्यूजन की बात करूं मैं, पैसिव डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिपोफिलिसिटी की, लिपोफिलिसिटी। अब किस तरीके से, जितनी ज्यादा लिपोफिलिसिटी होगी उतना ज्यादा पैसिव डिफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेम्ब्रेन होता है वो बाइलिपोइडल नेचर का होता है, राइट। अब ड्रग जितना लिपिड नेचर का होगा उतना ज्यादा ड्रग का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो पैसिव डिफ्यूजन ज्यादा होगा अगर ड्रग लिपिड नेचर का है। नेक्स्ट, अगर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है मतलब कि मेम्ब्रेन के दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन 1 और कॉन्सेंट्रेशन 2 में कॉन्सेंट्रेशन 1 अगर कॉन्सेंट्रेशन 2 से ज्यादा है मतलब ड्रग जो है वो हमारे फर्स्ट साइड से सेकंड साइड पे मूव करेगा। पैसिव डिफ्यूजन जो है वो बढ़ जाता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा पैसिव डिफ्यूजन उतना ज्यादा। सिमिलरली अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो पैसिव डिफ्यूजन ज्यादा होगा। सरफेस एरिया बेटा कैसे ज्यादा करते हैं हम? सरफेस एरिया का क्या करते हैं कि अगर कोई बड़ा सा बॉल है उसको आप तोड़ दो, छोटे छोटे बॉल में जब उसको कन्वर्ट कर दोगे तो छोटे छोटे बॉल का सरफेस एरिया कंपेयर टू बड़े वाले बॉल ज्यादा रहता है। इसकी वजह से पैसिव डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। सरफेस एरिया ज्यादा तो पैसिव डिफ्यूजन ज्यादा। अब इस मेम्ब्रेन के बारे में मैं बात कर रही थी। ये मेम्ब्रेन अगर मान लो इसकी थिकनेस ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है तो ये ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा क्या? नहीं, मतलब थिकनेस अगर ज्यादा होगी तो हमारा जो ड्रग है उसका पैसिव डिफ्यूजन जो है वो कम हो जाएगी। यहां पे आप देख सकते हो कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बता रहा है मेम्ब्रेन थिकनेस को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी मेम्ब्रेन थिकनेस इज करेक्ट। ये चीज जो है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है ये फिक्स लॉ भी एक्सप्लेन करता है। फिक्स लॉ क्या है? फिक्स लॉ आपको बताता है कि पैसिव डिफ्यूजन कैसे होती है। पैसिव डिफ्यूजन या डीसी बाई डीटी इक्वल्स टू हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू सरफेस एरिया इनटू हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट बोल देते हैं या पार्टीशन कोफिशिएंट बोल देते हैं लिपोफिलिसिटी को, डिवाइडेड बाई हमारा थिकनेस। ये फॉर्मूला हो जाता है हमारे फिक्स लॉ का। फिक्स लॉ जहां पे आप देख सकते हो कि हमारा जो पैसिव डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिपोफिलिसिटी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे थिकनेस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्राइमरीली यूटिलाइजेस पैसिव डिफ्यूजन फॉर एब्जॉर्प्शन? इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि पैसिव डिफ्यूजन को यूटिलाइज करके अपना एब्जॉर्प्शन शो कर रहा होता है? So the correct answer for this is option number C, glucose analogs. Glucose analogs जैसे कि गैलेक्टोज, गैलेक्टोज जो है वो ग्लूकोज एनालॉग है। अब देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन गिवन है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? कैरियर मीडिएटेड होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपसे पूछा था, दैट इज कैरियर मीडिएटेड। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? पैसिव डिफ्यूजन आप सभी को पता है, आपको बताया भी है कि फॉर एग्जांपल पैसिव डिफ्यूजन क्या है कि अगर आप ये एक सीढ़ी है, फर्स्ट फ्लोर पे कोई इंसान खड़ा है, इसको अगर आप धक्का दे दो तो ये नीचे चला जाएगा। तो पैसिव डिफ्यूजन भी कुछ ऐसा ही होता है, डाउन हिल होता है। नीचे जा रहा है, क्या एनर्जी लगेगी? एनर्जी नहीं लगेगी, सो सॉरी, एनर्जी नहीं लगेगी। तो इसलिए पैसिव डिफ्यूजन में भी एनर्जी नहीं यूटिलाइज होती है। कोई कैरियर यूज होगा क्या? नहीं, कैरियर भी यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यह है पैसिव डिफ्यूजन। अब पैसिव डिफ्यूजन का हर एक चीज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सेम होता है, सेम होता है, A to Z सेम होता है, बस एक चीज सेम नहीं होती है, वो है कैरियर। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को आप कह सकते हो कि ये पैसिव डिफ्यूजन का एडवांस्ड वर्जन है। एडवांस्ड वर्जन क्या? बस एक फीचर अपडेट कर ली गई है, दैट इज कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर्स यूज होते हैं, बाकी पैसिव डिफ्यूजन में कैरियर्स यूज नहीं होते हैं। बाकी हर एक चीज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का पैसिव डिफ्यूजन जैसा ही है। मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर्स यूज होंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी यूज नहीं होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डाउनहिल प्रोसेस ही है अभी भी। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन उतना ज्यादा। अब ये
कैरियर मीडिएटेड है, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, मूव्स टुवर्ड्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ग्लूट ट्रांसपोर्टर हैंडल्स मोनोसेकेराइड एंड सिमिलर ड्रग्स। ग्लूट ट्रांसपोर्टर जो है वो हमारा मोनोसेकेराइड और बाकी सिमिलर ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, अब क्योंकि ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, तो कैरियर क्या स्पेसिफिसिटी जो है वो शो करता है, कैरियर स्पेसिफिसिटी शो करता है। कैरियर्स है तो कंपटीशन भी आएगा, कैरियर्स है तो सैचुरेबिलिटी भी आएगी, तो ये सारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर्स आ रहा है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। कैरियर सैचुरेशन फिनोमेना इन ड्रग एब्जॉर्प्शन इंडिकेट्स कैरियर सैचुरेशन। कैरियर अगर है तो इनमें से कौन कौन से ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जिसमें कैरियर्स जो हैं वो सैचुरेशन शो करेंगे। तो इनमें से जो ट्रांसपोर्टर है जिनमें कैरियर्स इन्वॉल्व होंगे वही सैचुरेशन शो करेंगे। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर बी, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्वमेंट। किस तरीके से देखो, कैरियर्स जो है वो डेफिनेट नंबर के होते हैं, मतलब कि हो सकता है बॉडी में 20 कैरियर्स है, हो सकता है 200 कैरियर्स है, हो सकता है 2000 कैरियर्स है, मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही हमारी बॉडी में कैरियर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब अगर 20 कैरियर्स और 20 ड्रग आ गए तो ये सैचुरेट हो जाएगा कैरियर। सिमिलरली अगर 200 कैरियर्स हैं, 200 ड्रग आया तो इस केस में फिर से कैरियर सैचुरेट है, मतलब अगर कैरियर की बात करें तो वहां सैचुरेबिलिटी वाली चीज आ जाती है। ये हम देख सकते हैं लीवोडोपा में, मिथाइल डोपा में, विटामिन B12 में, ठीक है। लेकिन पैसिव डिफ्यूजन बेटा कभी भी सैचुरेशन शो नहीं कर सकता, क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन में कभी भी कैरियर्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement about endocytosis is correct? एंडोसाइटोसिस वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम देखें तो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट अगर आपने पढ़ा होगा सही से, तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ट्रांससेल्युलर, दूसरा होता है हमारा पैरासेल्युलर, और तीसरा टाइप का जो ट्रांसपोर्टर है दैट इज वैस्कुलर ट्रांसपोर्टर। अब जो वैस्कुलर ट्रांसपोर्टर है इसमें आ जाता है हमारा एंडोसाइटोसिस, और हमारा एंडोसाइटोसिस में आएगा पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब कि सेल ड्रिंकिंग, फेगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग। यहां पे आपको एंडोसाइटोसिस बोल रहा है, आपको एक ही जगह वैस्कुलर अपटेक दिख रहा है। वैस्कुलर अपटेक इज एनर्जी डिपेंडेंट, और एनर्जी डिपेंडेंट है, साथ ही साथ ये सेलेक्टिव इन नेचर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैस्कुलर फॉर्मेशन हमेशा हमारा एटीपी की रिक्वायरमेंट शो करता है, ठीक है। ये हमेशा एब्जॉर्प्शन शो करता है ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द इलियम रिक्वायर। अगर इलियम में एब्जॉर्प्शन चाहिए विटामिन B12 का, तो इनमें से कौन सा हमें रिक्वायरमेंट होगी? एटीपी ओनली, बाइल सॉल्ट, इंट्रिंसिक फैक्टर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, या फिर कैल्शियम आयन? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी इंट्रिंसिक फैक्टर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो, विटामिन B12 जो है वो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन हमारी स्टमक से, इन सब के साथ विटामिन B12 बाइंड होगा। कॉम्प्लेक्स जो है ये एब्जॉर्ब होगा थ्रू रिसेप्टर्स, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। अगर डेफिशिएंसी हुई विटामिन B12 की तो पर्निशियस अनीमिया कॉज होता है, ठीक है। तो हमारा विटामिन B12 जो है रिसेप्टर्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, कैरियर्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, और ये विटामिन B12 एक इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड होता है, तभी इसका एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ वीक एसिड pKa जो है वो हमारा 4.5 है, स्टमक का pH जो है वो 1.5 है, रेशियो ऑफ अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड ड्रग आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है
कि इस केस में आपको हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन को यूज करना है। बेटा हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन से ना कई बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल सा pKa और pH आपको गिवन होता है और आपको आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड का रेशियो पूछ लिया जाता है, या फिर आपको सारी चीजें गिवन है, आपको pH फाइंड आउट करना है। तो हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है कि यहां पे करेक्ट आंसर है ए। किस तरीके से, एक बार यहां पे मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया, फिर से मैन्युअली सॉल्व करके दिखा रही हूं। हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन होता है pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग हमारा आयनाइज्ड डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड। ठीक है, आयनाइज्ड डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड। आयनाइज्ड लिख देती हूं मैं, आपको बेटर समझ आएगा। pH जो है हमें कितना गिवन था 1.5, pKa जो है वो 4.5 गिवन था, प्लस लॉग हमारा आयनाइज्ड डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप माइनस करोगे तो -3 इक्वल्स टू लॉग आयनाइज्ड डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड आ जाएगा। लॉग सॉल्व करोगे तो आयनाइज्ड डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड आपको 10 टू द पावर -3 देखने को मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 1। ये रेशियो देखने को मिलेगी। दैट वाज द फर्स्ट ऑप्शन फॉर दिस इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH पार्टीशन हाइपोथेसिस फेल्स फॉर। इनमें से कौन सा है जिसमें कि pH पार्टीशन हाइपोथेसिस नहीं काम कर सकता है? वीक एसिड, ड्रग्स अंडरगोइंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अनआयनाइज्ड ड्रग या वोलेटाइल एनेस्थेटिक। करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ड्रग अंडरगोइंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? अगर आप देखोगे ना pH हाइपोथेसिस सबसे ज्यादा असम्पशन जो लेता है दैट इज फ्रॉम द पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन से कोई ड्रग अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो हम यहाँ पे pH पार्टीशन हाइपोथेसिस को अज्यूम कर रहे होते हैं। फेल्स फॉर ड्रग लाइक लीवोडोपा 5-फ्लोरोयूरासिल यूजिंग कैरियर्स। जो भी ड्रग कैरियर्स यूज कर रहे हैं उनके लिए ये वाला जो हाइपोथेसिस है हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम जीआईटी इन्वॉल्व्स। आयरन अगर जीआईटी से एब्जॉर्ब हो रहा है तो किस प्रोसेस से होगा? पैसिव डिफ्यूजन से होगा, कैरियर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा, पिनोसाइटोसिस से होगा या फिर सिंपल फिल्ट्रेशन से होगा। अगर मैं देखूं, अगर आयरन से एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो कैरियर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करता है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। किस तरीके से? जो हमारा आयरन है, आयरन अपटेक इज गवर्न्ड बाय डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। आयरन जो है हमारा एक्टिव प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। कैरियर से हो रहा है इसलिए सैचुरेबिलिटी है, और दूसरी तरफ ये pH डिपेंडेंट है, क्योंकि pH डिपेंडेंट की वजह से पता होगा कि आयरन आयन बनेगा, फेरिक बनेगा या फेरस बनेगा, और उस हिसाब से इनका एब्जॉर्प्शन शो हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best describes the rate of drug absorption equation? इनमें से कौन सा सबसे अच्छे से रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन को डिफाइन कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज dC/dt इक्वल्स टू KAC। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन शो हो रहा है कि dC/dt इक्वल्स टू KA into A। A मतलब कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को शो कर रहा है। यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है आपका फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को शो कर रहा है। ए मतलब अमाउंट ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड ड्रग एट साइट। किस तरीके से? देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, अगर आप देखो ना कोई भी ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज -KC। ठीक है, तो CN, यहां पे N अगर 0 ऑर्डर है तो 0, अगर 1 फर्स्ट ऑर्डर है तो 1, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए हम लिखते हैं dC/dt इक्वल्स टू KAC1। C1 मतलब C भी अगर लिखोगे तो चल जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ हाईली लिपोफिलिक लिपिड सॉल्युबल वीक बेस एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम एट। अब क्योंकि ये वीक बेस है बेटा, वीक बेस है,
अब अगर ये वीक बेस है तो इसका एब्जॉर्प्शन कहां होगा? जहां पे ये अनआयनाइज्ड रहेगा। अनआयनाइज्ड कहां रहेगा? बेसिक कंडीशन में अनआयनाइज्ड रहेगा। बेसिक कंडीशन में ये अनआयनाइज्ड रहेगा, मतलब कि वहां पे ये लिपोफिलिक नेचर का रहेगा। लिपोफिलिक नेचर का रहेगा। अब बेसिक कहां रहेगा? बेसिक एल्कलाइन पीएच में रहेगा। अब ये एल्कलाइन पीएच कहां है? इंटेस्टाइन में हमारे एल्कलाइन पीएच होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेस्टाइन एल्कलाइन पीएच। ठीक है, बेसिक वीक बेस आर अनआयनाइज्ड इन एल्कलाइन मीडियम। इंटेस्टाइन जो है उसके पास लार्जर सरफेस एरिया है और परफ्यूजन है, जिसके वजह से हायर परफ्यूजन है, मतलब ब्लड सप्लाई ज्यादा है, जिसके वजह से ये एब्जॉर्प्शन जो है इंटेस्टाइन में काफी ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे ड्रग जो है वीक बेस जो है अनआयनाइज्ड फॉर्म में है, लिपोफिलिक नेचर के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे से एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। Which condition lowers absorption of an acidic drug? Absorption of an acidic drug कौन सा कंडीशन कम करेगा एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन? अच्छा जी, देखो एसिडिक ड्रग है, एसिडिक ड्रग है, अगर ये आयनाइज्ड हो जाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, है ना? एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा है। मतलब कि कहां पे वो आयनाइज्ड होगा? जब कोई बेसिक कंडीशन आएगा। बेसिक कंडीशन कौन ला सकता है? बेसिक कंडीशन एंटा एसिड्स ला सकते हैं बेटा। सिंपल सी बात है, अगर आप एंटा एसिड दोगे तो पीएच जो है वो बढ़ेगा, एल्कलाइन पीएच हो जाएगा। अगर एल्कलाइन पीएच हुआ, इसमें अगर हमारा वीक एसिड आ गया या एसिडिक ड्रग आ गया तो वो क्या होंगे? वो आयनाइज हो जाएंगे, और वो अगर आयनाइज हो जाएंगे वो हाइड्रोफिलिक नेचर के हो जाएंगे, और वो अगर हाइड्रोफिलिक नेचर के हो गए तो उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा। ठीक है, उनका एब्जॉर्प्शन अल्टीमेटली कम हो जाएगा, ये देखने को हमें मिल रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें हमारा अगर आपने कंटिन्यूअसली एंटा एसिड थेरेपी दी तो यहां पे आपको एब्जॉर्प्शन डिक्रीज देखने को मिलेगा किसी भी एसिडिक ड्रग का। Which type of transport allows movement against the concentration gradient? क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोल रहा है, पूछ रहा है बेसिकली कि इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या फिर ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कि अलाउ करेगा मूवमेंट ऑफ ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेटा देखो, पैसिव डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से काम करता है। ये तो इसका एडवांस वर्जन है, इसमें तो सिर्फ कैरियर होगा, बाकी पैसिव डिफ्यूजन का सारा प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको आगे के क्वेश्चन में बताया था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा होता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे काम करेगा। क्यों करेगा? देखो, आपको याद कैसे रखना है, यहां पे अभी आपको पैसिव डिफ्यूजन बताया था, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखो, अगर कोई इंसान ग्राउंड फ्लोर पे है, उसको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, सपोज अगर उसको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, उसको सीढ़ियां चढ़ के जानी पड़ेगी, है ना? सीढ़ी चढ़ने के लिए एनर्जी लगेगा क्या? यस, एनर्जी तो लगेगा, एनर्जी लग रहा है। मूवमेंट कहां हो रही है? अपहिल प्रोसेस हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो रही है, मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है। ये है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आगे से आप भूलोगे नहीं, क्योंकि हर एक चीज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। Which statement regarding efflux transporter like PGP is true? इनमें से कौन सा पीजीपी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट आपको लग रहा है? इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है? विच ट्रांसपोर्टर ओके अगेंस्ट ओके, देखो क्या होता है ना कि हमारे सेल में कुछ सेल में एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है पीजीपी। ये पीजीपी क्या करता है? जो भी ड्रग अंदर हमारे सेल के हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसीलिए हम पीजीपी ट्रांसपोर्टर या पी ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर को इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर भी कह रहे हैं। अब क्योंकि ये सेल के बाहर चीजों को निकाल रहा है, ड्रग को निकाल रहा है, तो इसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जा रही है। ड्रग को एब्जॉर्ब किया था, पीजीपी ने क्या किया? इसको बाहर निकालने लगा, तो
इसीलिए डिक्रीज नेट एब्जॉर्प्शन बाय पंपिंग द ड्रग आउट ऑफ द सेल, दिस इज द वर्क ऑफ पीजीपी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब ये पीजीपी किस क्लास का ट्रांसपोर्टर है? ये एटीपी बाइंडिंग कैसेट है। ये एटीपी बाइंडिंग कैसेट एक क्लासिफिकेशन है। एक्टिव ट्रांसपोर्टर होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्टर में क्लास आते हैं, मतलब दो टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्टर होते हैं, उनके सब क्लासेस होते हैं। उनमें से एक होता है एटीपी बाइंडिंग कैसेट, एक है आयन ट्रांसपोर्टर, दूसरा है एटीपी बाइंडिंग कैसेट। एक्टिव ट्रांसपोर्टर में प्राइमरी ट्रांसपोर्टर होते हैं, सेकेंडरी ट्रांसपोर्टर होते हैं। प्राइमरी ट्रांसपोर्टर में फर्दर दो क्लासेस आती हैं, एक होती है आयनिक ट्रांसपोर्टर, दूसरी होती है एटीपी बाइंडिंग कैसेट। एटीपी बाइंडिंग कैसेट का एग्जांपल है हमारा पीजीपी ट्रांसपोर्टर। पीजीपी ट्रांसपोर्टर का ही दूसरा नाम है इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर। बेटा इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, एब्जॉर्प्शन जो ड्रग है सेल में ड्रग है, उस ड्रग को सेल से बाहर निकालने का काम करता है ये ट्रांसपोर्टर। अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन को जो है वो कम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन अनचेंज्ड इज कॉल्ड। एक फ्रैक्शन ऑफ ड्रग है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच रहा है, अनचेंज्ड फॉर्म में पहुंच रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? बहुत सिंपल सा है, इसको हम कहते हैं बायो अवेबिलिटी। इसको हम कहेंगे बायो अवेबिलिटी। बायो अवेबिलिटी मतलब कितना अनचेंज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग जो आपने एडमिनिस्टर किया है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच रहा है, दिस इज नोन एज कितना ड्रग की बायो अवेबिलिटी है। बायो अवेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला हम यहां पे पढ़ लेते हैं कि F इक्वल्स टू AUC ओरल डिवाइडेड बाय AUC IV इनटू 100। ठीक है, अगर हम देखें तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बायो अवेबिलिटी को बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक्स अकर्स व्हेन। फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक्स कब होता है? फ्लिप फ्लॉप मतलब पासा पलटा। यूजुअली क्या होता है, यूजुअल केस में हमारा एब्जॉर्प्शन जो होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारे एलिमिनेशन से ज्यादा होता है। ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है एलिमिनेशन से ज्यादा होता है नॉर्मल सिनेरियो में, नॉर्मली। लेकिन आपका कभी कभी क्या हो जाता है कि एलिमिनेशन जो है वो हमारे एब्जॉर्प्शन से ज्यादा हो जाता है। एब्जॉर्प्शन लेस देन एलिमिनेशन, इस केस में हमारा फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक्स देखने को मिलता है। फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक्स जब हमारा पासा पलट चुका है, जब हमारा एब्जॉर्प्शन जो है बहुत कम हो जाता है एलिमिनेशन में, तो इस तरीके से आपको फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है। फॉर अ ड्रग शोइंग जीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर्व विल। अगर कोई ड्रग जीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, अगर कोई ड्रग जीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन को शो कर रहा है तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर्व क्या होगा? आपको मैंने बताया था कि dC/dt इक्वल्स टू K हमारा CN होता है। ठीक है, अब यहां पे C क्या होगा, यहां पे N क्या होगा? यहां जीरो होगा क्योंकि हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पे KC जीरो हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, इसको हटा ही दो, C जीरो क्या होता है उसको हटा ही दो, dC/dt इक्वल्स टू K। तो आपको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है? अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो ग्राफ है ये पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन में है। dC/dt डिवाइड और हमारे x एक्सिस पे अगर t आ जाए तो ये स्ट्रेट लाइन है। इंक्रीजेस लीनियरली until the absorption complete is the correct answer। लीनियरली बढ़ रहा है। ठीक है, जीरो ऑर्डर कांस्टेंट रेट इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि dC/dt इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हम उस इक्वेशन से भी ये चीज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड रीचेस पीक व्हेन। अब देखो बेटा, आपको ये चीज कैसे पता चलेगी? अगर आपने प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल पढ़ा है। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम, इनिशियल केस में जीरो टाइम पे प्लाज्मा में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन जीरो होता है, धीरे धीरे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है। फिर क्या होता है? सैचुरेशन आ जाता है। सैचुरेशन आ जाता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है इसलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हमारा प्लाज्मा में बढ़ रहा है। फिर क्या होता है? धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। इधर का केस जो है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है हमारा एलिमिनेशन के इक्वल होता है।
एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू एलिमिनेशन। ये जो है दिस इज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन दैट इज अचीव्ड इन द प्लाज्मा, इसलिए हम इसको Cmax कह रहे हैं। और ये जो टाइम है जिसपे ये अचीव हो रहा है दैट इज नोन एज Tmax, इसको हम Tmax कह रहे हैं। तो ये जो Cmax है, इस कॉन्सेंट्रेशन पे जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एलिमिनेशन के इक्वल होता है। एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एलिमिनेशन रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, हमारा Cmax कंडीशन में जो Cmax क्या होता है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो कि प्लाज्मा रीच कर रहा है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो प्लाज्मा रीच कर रहा है। अब ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पे जो हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है और ड्रग का एलिमिनेशन होता है, दोनों ही इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ, क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट प्लाज्मा पैसिव डिफ्यूजन। इनमें से पैसिव डिफ्यूजन को कौन सा अफेक्ट नहीं कर रहा है। आप देखो पैसिव डिफ्यूजन में कभी भी कैरियर इन्वॉल्व ही नहीं होगा, तो कैरियर की बात ही नहीं कर सकते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर डायरेक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। स्टिल मैं बाकी ऑप्शंस भी बता देती हूं। लिपोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा पैसिव डिफ्यूजन होगा, आयनाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना कम पैसिव डिफ्यूजन होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पैसिव डिफ्यूजन देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है, the post absorption fall in plasma concentration mainly represent। अगर आप देखोगे जो मैंने अभी आपको ग्राफ बताया था प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम का, टाइम और ये है हमारा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, इसके बीच का ग्राफ बताया था। इसमें बताया था 0 में 0 और यहाँ पे एक मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन रिसीव हो रही है और ये नीचे हो रही है। ये जो नीचे ग्राफ जा रही है ना, इसको हम कहते हैं पोस्ट एब्जॉर्प्शन फॉल। मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम था, अब एब्जॉर्प्शन खत्म हो चुका है, ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में कम हो रहा है। ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस ड्रग का एलिमिनेशन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा ड्रग का कम हो रहा है। करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर बी, बोथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। ठीक है, क्लियर है आपको? ये सारा जो था आपको विद एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है, सारी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, और आपको अगर आता होगा तो आपको रिवाइज जरूर हो जाएगा। आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का लेक्चर। तब तक मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूं, जैसे कि अगर आपने फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड करके एक बार विजिट जरूर करना फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को, क्योंकि यहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि कई सारे ऐसे कोर्स हैं, कई सारे ऐसे टेस्ट सीरीज है जो कि आप नहीं जानते होगे शायद, तो हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो। विजिट करने में कुछ नहीं जा रहा, एक बार विजिट करके देखना जरूर फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को। नेक्स्ट, फार्मेसी इंडिया का खुद का वेबसाइट है जिसका लिंक है www.pharmacyindia.co.in। यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट, क्विज, डेली जॉब अपडेट, प्रीवियस ईयर पेपर, करंट अफेयर्स, सब्जेक्टिव ब्लॉक, कॉलेज डिटेल्स जैसे इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है या पीपीटी है आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो भी आप फटाफट फार्मेसी इंडिया के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाओगे। फार्मेसी इंडिया के और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे कि फार्मेसी इंडिया, ये हमारा जो चैनल है दिस इज द मेन चैनल जहां पे हम ऑल फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में प्रिपरेशन कराते हैं। यहाँ पे हमारे 200K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। नेक्स्ट, फार्मेसी इंडिया प्लस, यहाँ पे आपको सेमेस्टर और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। यहाँ पे 100K प्लस सब्सक्राइबर्स आपको मिलेंगे। फार्मेसी इंडिया जॉब में आपको जॉब रिलेटेड सारे फार्मेसी रिलेटेड जॉब्स के बारे में तैयारी, प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो ये सारे हमारे और भी अदर चैनल है अपार्ट फ्रॉम फार्मेसी इंडिया प्रो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन को भी, हम एब्जॉर्प्शन टॉपिक को भी कई सारे सब टॉपिक्स में ब्रेक करके हम आपके लिए छोटे छोटे 2020 MCQs के छोटे छोटे सीरीज लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा, या फिर आपको कैसा लगा लेक्चर एक बार जरूर बताइएगा। दिस इज वेरी वेरी मच मोटिवेटिंग, या फिर आप कह सकते हो कि ये काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है जानना कि आप सभी को समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।